नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आज बात करेंगे दिल्ली की सियासत और दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी की, जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। देश का सबसे तेजी से उभरने वाला राजनीतिक स्टार्टअप होने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी आजकल कोर्ट पर्यटन में व्यस्त है और उनके बड़े नेता राजनीतिक पर्यटन और चुनावी पर्यटन से हाल ही में फ्री हुए हैं। वो तो शुक्र मानिए तेलंगाना नहीं जा रहे, नहीं तो ये तेलंगाना भी घूम आते, लेकिन वहां के लोगों ने पहले ही बता दिया, या हो सकता है दिल्ली की मुख्यालय की केंद्रीय समिति ने केजरीवाल साहब को बता दिया कि साहब इतना पैसा खर्चा मत करो। जो भ्रष्टाचार का पैसा था वो पहले ही वकीलों को देने में खर्चा हो रहा है, जमानत पर खर्चा हो रहा है। जो बाकी पैसा बचा है उससे पार्टी चलाने दो, जगह जगह घूमकर अपनी फजीयत मत कराओ। दूसरा कारण यह भी है, भले ही केसीआर के खिलाफ कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सब बाहें ऊपर चढ़ा रही है, लेकिन केसीआर की जो सामाजिक योजनाएं थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली के छोटे साहेब अरविंद केजरीवाल की सामाजिक योजनाओं पर 20 है, 19 नहीं। तो केजरीवाल साहब और उनके नेता राजनीति में आए, पैदा हुए 2012 में। उसके बाद उन्होंने, लगता है मुझे, कि बड़ी रिसर्च की होगी 1947 से लेकर अब तक। और उनके जो रिसर्चर होंगे उन्होंने उन नेताओं की जानकारी नहीं दी जो जेल में गए थे, उन्होंने बस उन नेताओं की जानकारी दे दी जिन्होंने कानून के साथ कबड्डी खेलकर अपनी जान बचाकर भागे थे। केजरीवाल साहब ने भी इसी अर्ध सत्य को पूरा सत्य मान लिया और देश के कानून को राजनेताओं के सामने बौना समझ लिया और करने लगे बतौलेबाजी। पहले वो करे, फिर उनके पार्टी के नेता करे। लेकिन समस्या ये हो गई कि 2014 में सरकार बदल गई। जब 2014 में सरकार बदल गई तो एक ऐसी सरकार आ गई जिनके लिए राष्ट्रवाद प्रथम, पार्टीवाद द्वितीय, उसके बाद परिवारवाद था। लेकिन यहां जो विपक्ष के लोग इससे पहले थे उनके लिए परिवारवाद प्रथम, पार्टीवाद द्वितीय और राष्ट्रवाद किसी कोने में पड़ा रहता था। वो तो ये कहते थे कि सब चल रहा है भगवान भरोसे, खाओ और खाने दो। अब जो नई सरकार आई उनका नारा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये तमाम उहापों में केजरीवाल अपना राजनीतिक गुड़ा भाग करने में विफल हो गए। उनके राजनीतिक गुड़ा भाग में ये नहीं निकल पाया कि भैया बदमाशी करोगे तो कोर्ट भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। हो भी वही रहा। ईडी ने केजरीवाल साहब को समन भेजा, केजरीवाल साहब मध्य प्रदेश भाग गए। भले ही मध्य प्रदेश में एक बार को हम ये कह लें कि कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल साहब ताल ठोक रहे हैं, लेकिन चोर चोर तो मौसेरे भाई हैं ही, ऐसा भाजपा का कहना था। तो केजरीवाल साहब वहां चले गए। ईडी के समन में उन्होंने 4 कानूनी तिगड़मबाजी निकाली और पेश नहीं हुए। लेकिन जो ईडी के फेर में फंस गए, पहले मनीष सिसोदिया, दिल्ली की शिक्षा क्रांति के कथित पुरोधा, जिन्होंने कुछ 4-5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनवाए, बाकी जगह आज भी टीम में से पानी टपक रहा है। उसके बाद संजय सिंह, ठग सुकेश कहता है कि संजय सिंह केजरीवाल के वित्तीय सलाहकार है, वित्तीय साठगांठ पूरी करते हैं। लेकिन केजरीवाल का दावा था कथित तौर पर कि संजय सिंह की दहाड़ से पीएम मोदी घबरा गए हैं। अब फिर देखिए प्रकृति का कि संजय सिंह खुद घबराए कोर्ट घूम रहे हैं, हर जगह अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं, जमानत के लिए याचिका नहीं लगा रहे। इसके पीछे का भी तिगड़म आप समझ लीजिए। जमानत पर जब सुनवाई होगी तो इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा कि भ्रष्टाचार किया गया था या नहीं किया गया था। लेकिन जब कानूनी गिरफ्तारी पर जब सुनवाई होगी तो इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि गिरफ्तारी के लिए सही कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया था कि नहीं किया गया था। केजरीवाल के पास बुद्धिजीवी तो खैर बहुत है, वे खुद भी हैं जो सिर्फ बुद्धि का खा रहे हैं। बुद्धि लगाने के चक्कर में वे दिल्ली की सत्ता में आ गए, 10 साल राज कर लिया। लेकिन अब समस्या हो गई, हर नेता, किसी ना किसी बड़ा नेता, फाउंडर मेंबर किसी ना किसी जांच में है। राघव चड्ढा साहब ने अभी अपना घर बसाया, बड़ा महंगा शादी किए लेक के बगल में। लेकिन अब समस्या ये हो गई है, पहले वो अपने मकान के लिए लड़ रहे थे, ये वही आम आदमी लोग हैं जो कहते थे अब हमारा घर,
हमारा काम 2 कमरों के घर में चल जाएगा, वही आम आदमी पार्टी के नेता लुटियंस दिल्ली में टाइप 7 के कोठियों के लिए लड़ रहे हैं। ये कैसा आम आदमी? खैर, कई बार होता है, राजनीति की हवा ऐसी है कि राजनीति की सनक ऐसी है कि गरीब छुप जाता है और राजनीति का सुख भोगने की आदत पड़ जाती है। पूरी जो स्कीम है ये 3 कैटेगरीज पे इम्प्लीमेंट होगी। नंबर 1 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ओला उबर है। नंबर 2 डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी ये डिलीवरी वाले हैं, चाहे स्विगी है चाहे जोमेटो है। एंड नंबर 3 जो ई कॉमर्स है, जो अपना बिजनेस जो है वो वेब बेस पोर्टल से कर रहे हैं। ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट है, इस तरह के बिग बास्केट है। तो ये 3 मेन कैटेगरीज पे होगा। बसेस पे ये एप्लीकेबल नहीं है उस प्रकार से। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। अगर किसी भी एग्रीगेटर के पास 25 से कम व्हीकल हैं तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एनी एंटिटी हैविंग मोर देन 25 व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, उस पर ये एप्लीकेबल होगा। और कोई भी एंटिटी अगर डिजिटल रूप से अगर जो काम करें, जो मैंने समझाया आपको, इन 3 कैटेगरीज में अगर वो काम करें तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। जिस दिन ये स्कीम नोटिफाई होगी उसके 90 डेज़ के अंदर उनको, चाहे वो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है चाहे नया ऑपरेटर है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो लाइसेंस मिलेगा वो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल की होगी। एक नॉमिनल सी एनुअल फ़ी है होगा। अगेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में पुश किया है, उसको और फर्दर पुश करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी फ़ी नहीं है। ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई एग्रीगेटर के पास केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो पर व्हीकल जो फ़ी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी फ़ी नहीं है। जो ऑपरेटर होगा उसको अपना पूरा एक कमांड सेंटर बनाना पड़ेगा एनसीआर के अंदर। और अगर एनसीआर में उसका ऑफिस नहीं है तो जहाँ से भी ऑपरेट कर रहा है उसको अपने कमांड सेंटर का एक्सेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना होगा। अब अगर हम टारगेट्स की बात करें, जैसा मैंने शुरू में कहा कि दिल्ली इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री जिसने कि इतना बड़े और एग्रेसिव टारगेट्स जो है सेट किए हैं, कीपिंग इन माइंड कि दिल्ली में पोल्यूशन को और हम कैसे कम करें जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं। तो जितने भी ये एग्रीगेटर्स हैं और जितने भी नए व्हीकल्स जो ये ऑन बोर्ड होंगे विद इन 5 ईयर्स, उनका जो कन्वर्जन है वो 100% विद इन 5 ईयर्स होना है। सो 2 डेट से इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दानिश एक बार वो स्लाइड दिखाइए, लास्ट वाला जी। नहीं, नेक्स्ट। बस यहीं रुकिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे, ये अगर आप स्लाइड देख रहे हैं, सो ये जो टारगेट्स हैं दिस इज़ फॉर जो न्यू व्हीकल्स इंडक्ट होंगे। अगर सपोज़ कोई एग्रीगेटर ऑलरेडी जिसके पास कुछ व्हीकल्स हैं और वो कुछ लेट से नेक्स्ट ईयर कुछ और व्हीकल्स ऐड करना चाह रहे हैं, सो 2 व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ 100%। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बाइक टैक्सीज, जिसके बारे में काफ़ी बीच में चर्चा में रहे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बाइक टैक्सीज जो हैं वो एक तरह से लीगल वे में दिल्ली सरकार जो है उसको अलाउ कर रही है। तो बाइक टैक्सीज 2 व्हीलर कैन ओनली बी इलेक्ट्रिक। अगर आप जितने भी टारगेट देखेंगे 6 महीने के, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो इट इज़ 100% फ्रॉम डे 1। तो ओनली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन ओनली बी अलाउड एज बाइक टैक्सीज। अगर हम 3 व्हीलर की बात करें तो पहले 6 महीने में जो पैसेंजर वाली कैटेगरी है वो उसको 10% करना है, नेक्स्ट 1 ईयर में 25%, देन इन अ वे 25% एवरी ईयर कन्वर्जन है। सो बाय द एंड ऑफ 5th ईयर इट इज़ कमिंग टू 100%। 4 व्हीलर वाली जो कैटेगरी है पहले 6 महीने में 5% है, नेक्स्ट 1 ईयर में 15% है,
एंड देन इट गोज़ ऑन इन द सेम वे 25% कन्वर्जन जो है एवरी ईयर है। अगर हम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, एक्सेप्ट जो मेजर डिफरेंस है वो टू व्हीलर में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर 6 महीने में 10% का कन्वर्जन है। फर्स्ट ईयर में 25%, सेकेंड ईयर में 50, थर्ड 75। आई थिंक रिमेनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ब्रॉडली जो न्यू इंडक्टेड व्हीकल होंगे उनका 25% जो कन्वर्जन है वो एवरी ईयर आपको देखने को मिल रहा है। वायलेशंस अगर कहीं नज़र आते हैं तो डिपार्टमेंट के पास वो पूरी पावर्स रहेंगी। फ़ाइन है पर इंस्टेंस, अगर कोई व्हीकल जो कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे है और वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो डिस्क्लोज नहीं है तो पर व्हीकल पे द फाइन कैन वेरी फ्रॉम 5,000 टू 1 लाख। अगर फिर दोबारा डिफ़ॉल्ट नज़र में आते हैं तो वो लाइसेंस जो है उसका सस्पेंड भी हो सकता है एंड इवेंचुअली इट कैन बी कैंसल्ड ऑल्सो। सो दीज वर द मेन जो फीचर्स हैं। तो दर्शकों, जाते जाते मैं बता दूं, राघव चड्ढा आज विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर की गई अपनी टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखा। इन बयानों को लेकर वे विशेषाधिकार हनन की शिकायत का सामना कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राघव चड्ढा ने पैनल के समक्ष माफी मांगी है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम आंदोलन से निकले दल हैं, हम कभी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अब जगह जगह माफी मांग रहे। केजरीवाल साहब पंजाब में माफी मांगते हैं, राघव चड्ढा विशेषाधिकार समिति के सामने माफी मांगते, हर बंदा यहां पर माफी मांग रहा है। माफी मांग क्या रहा है? माफी मांगने का नाटक कर रहा है और अपनी टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखा। राघव चड्ढा सहित कुछ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की जांच चल रही है। समिति संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों की भी जांच कर रही है। डेरेक ओब्रायन भी उसी दल से आते हैं जिस दल से महुआ मोइत्रा आती है, टीएमसी की सांसद, जिन्होंने महंगे उपहार, महंगे चश्मे, महंगे बैग, महंगी लिपस्टिक के लिए सरकार को बदनाम करने के लिए एक बिजनेसमैन से पैसा लिया और बिजनेसमैन के हित के सवाल संसद में पूछे और तार तार कर दिया लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, संसद की प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान, निष्पक्षता। अब आप सोचिए दर्शकों कि ये कैसा विपक्ष है। विपक्ष को लोकतंत्र की नींव का एक हिस्सा मांगा जाता है। क्या ऐसा विपक्ष देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रहा? क्या कहना है आपका इस पूरे विवाद पर? आप हमें जरूर समझाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।